हेलो एंड वेलकम टू प्रेप आईएएस। आज के डेली न्यूज एनालिसिस में स्वागत है। आज है 18 फरवरी। हम हिंदू न्यूज़पेपर के डेली एडिशन को कर रहे हैं। अब आज के न्यूज एनालिसिस से पहले हमारा, आपको पता होगा, कल एक अनाउंसमेंट हुई थी अबाउट द फाउंडेशन कोर्स। सो दिस कोर्स इज फॉर वैलिड टिल मेंस 2023 और इसकी एक बहुत अच्छी बात है कि ये इंटीग्रेटेड अप्रोच के ऊपर आधारित है। ठीक है, तो सब कुछ है इसमें। कोर्स है, कोर्स के साथ आपको टेस्ट इवैल्यूएशन है, टाइमली फीडबैक मिलेगा आपको। तो एवरी वे इट इज कवर्ड एंड एक स्पेशल फोकस दिया गया है कि हम लोग जब भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो पास्ट ईयर्स में जैसे क्वेश्चंस आए थे, जैसा पैटर्न था बोथ प्रीलिम्स और मेंस में, होलिस्टिकली इसको कवर किया जाएगा। तो ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ऑफ टीचिंग एज वेल एज अ स्टूडेंट ऑल्सो। तो ये एक चीज़ है जो बहुत अच्छी है, यूनिक है और एक मच नीडेड अच्छी चीज़ है जो होनी चाहिए थी। ओके, नाउ कमिंग टू टुडेज हेडलाइंस। तो आज जो हम लोग कवर कर रहे हैं दिस इज विद रेफरेंस टू, सबसे पहले मेरे को लगता है प्रायोरिटी वाली चीज़ है कि प्राइवेट जॉब्स, रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में बोला है, हम इसको थोड़ा और डीप एनालिसिस करेंगे। ये वाला जो न्यूज़ है अबाउट द रोल ऑफ गवर्नर, हम गवर्नर के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को रिविजिट करेंगे यहाँ पे। ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के रेफरेंस में। आई विल डिस्कस व्हाट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, न्यूज़ में नहीं था पर ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। और उसके रेफरेंस में हम लोग फिर ये जो प्रॉब्लम आई है इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, ड्रॉट रिलीफ के लिए क्या क्या मिटिगेशन मेजर्स होने चाहिए, ब्रीफली इसको देखेंगे। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, ही इज विजिटिंग जर्मनी देन फ्रांस एंड दिस कम्स एट अ टाइम जब यूक्रेन और नाटो के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, एंड इंडिया इज ऑल्सो द प्रिसाइडिंग मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। तो ये दोनों एक्चुअली एक तरह से रिलेटेड ही है, इंडिया पैक्स डिप्लोमेसी एट यूएनएससी एंड इंडिया यूएई टू साइन ट्रेड पैक्ट टुडे। और एक है विद रेफरेंस टू आवर फाइनेंस मिनिस्टर, एक वर्चुअल मीट हुई थी विद द G20 मीट हुई थी यहाँ पे, तो उसको भी कवर करेंगे। ये हेडलाइन में आज मिस हो गया है। अच्छा, सबसे पहले, और ये इंपॉर्टेंट है, मतलब बोथ कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पॉलिटी एज वेल एज एक इकोनॉमी एस्पेक्ट भी यहाँ पे आ जाता है। तो देख लेते हैं इसको। और यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन भी है, तो एक बार जब हम कवर कर लेंगे आप इसको अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिएगा। सो दिस इज बेसिकली अबाउट डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर। चलिए मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बेसिकली हुआ क्या है कि हरियाणा एक लॉ लेके आया है, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट। क्या कहता है ये कहता है, आप इमेजिन करिए हरियाणा के अंदर कोई कंपनी, और हरियाणा क्यों, गुड़गांव सोच लीजिए। तो गुड़गांव के अंदर कोई कंपनी है, ठीक है, ये उसके एम्प्लॉयज है, ये जो रेक्टेंगल यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो इसकी जो 75% जो जॉब्स होंगी, ठीक है, 3/4 75% जो जॉब्स होंगी वो रिजर्व करनी पड़ेंगी प्राइवेट सेक्टर को। अभी तक रिजर्वेशन सुना था गवर्नमेंट में होती है, पब्लिक सेक्टर में होता है, पर यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लाई जा रही है। तो उसके लिए एक लॉ बनाया है हरियाणा ने। और ये क्या कहता है, 75% रिजर्वेशन। अब क्या सारे एम्प्लॉयज होंगे? नहीं, सिर्फ एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी 30,000 रुपीज से या उससे कम है। ठीक है, तो ये मतलब हाई स्किल्ड एम्प्लॉयज है, वो कहीं से भी कहां से भी आ सकते हैं, पर बेसिकली लोकल पॉपुलेशन, वर्कर कम्युनिटी जो लेबर फोर्स का काम करती है या ऑपरेटर्स का काम करती है, उनको ये रखने की कोशिश है। तो मेजॉरिटी ऑफ द वर्कफोर्स इसी के अंदर आती है। ठीक है, आई थिंक 90% के आसपास आती है यहाँ पे। अच्छा, तो ये लॉ लेके आए यहाँ पे, और बेसिक रीजन ये था, सारा कुछ बता रहा हूं, आपको कोलेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। बेसिक रीजन यहाँ पे ये था कि गवर्नमेंट कहती है कि देखो, हम आपसे जॉब्स, हम आपको बोल रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करो, हमारी जगह में इन्वेस्टमेंट आ रही है, कंपनीज चल रही है बहुत सारी, जैसे गुड़गांव में कंपनी चल रही है, तो जॉब्स तो नहीं मिल रही लोकल लोगों को। जीडीपी बढ़ रहा है पर लोकल लोगों को तो जॉब चाहिए, तभी तो हम यहाँ पे इतनी इन्वेस्टमेंट और इसकी बात कर रहे हैं, आपको इतने कंसेशन दे रहे हैं। तो व्हाट अबाउट द लोकल जॉब्स, उनके वेलफेयर के बारे में क्या? ठीक है, तो जॉब्स जो हो रही है वो इंक्लूसिव होनी चाहिए और लोकल पॉपुलेशन है उनको फायदा होना चाहिए इससे। तो ये नहीं हो रहा, तो इसके चलते रिजर्वेशन लेके आया है स्टेट। ठीक है, आपका हरियाणा वगैरह, हरियाणा भी है और बाकी स्टेट्स भी है आपके, तेलंगाना ने भी लेके आ गए हैं, मध्य प्रदेश इज कॉन्टेम्पलेटिंग, झारखंड इज कॉम्प्लीमेंट थिंकिंग अबाउट इट।
कर्नाटका सोच रहा है, तो और भी स्टेट्स इसके बारे में सोच रहे हैं और लॉ इसी की लाइंस पे ही है। अच्छा, तो ये इसका गवर्नमेंट का यहाँ पे व्यू पॉइंट है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए गवर्नमेंट का व्यू, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का, गवर्नमेंट का व्यू, लोगों का व्यू। अब प्राइवेट सेक्टर ने बोला भाई हम जो कंपनीज चल रहे हैं हमें थोड़ी पता था कि आप ऐसे करेंगे, और ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं लग रहा हमको कि आप ऐसे लॉ कैसे लेके आ सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स का कोई प्रोविजन भी होता है। हाँ, तो ये एक बात हो जाती है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे, तो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन के बारे में ये बात कर रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास एक पहले तो आर्टिकल 15 आ जाता है। आर्टिकल 15 कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ और द रेजिडेंस। तो इसके बेसिस पे ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। और जो मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट भी है, जो आर्टिकल 16 के लिए है, पहली बात तो ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए है, ठीक है, और यहाँ पे प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन लगाई जा रही है, कोटिंग आर्टिकल 16 कि आर्टिकल 16 हमें पावर देता है, स्टेट ऐसा कह रहा है। तो यहाँ पे भी ये प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता स्टेट। तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16। फिर एक आर्टिकल 19 है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पर उसके अंदर प्रोविजन है कि कोई भी व्यक्ति हमारे देश के अंदर कहीं भी रह सकता है, काम कर सकता है। तो आर्टिकल 19 के भी वायलेटिव है, क्योंकि आपने रिजर्वेशन लगा दी यहाँ पे, तो माइग्रेंट वर्कर्स जो यहाँ पे काम कर रहे थे उनका क्या होगा। तो आर्टिकल 19 भी यहाँ पे आ जाता है। और आर्टिकल 19 ये भी कहता है कि फ्रीडम ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, तो जो कंपनीज है उनका फ्रीडम अफेक्ट होता है, क्योंकि उनको कंस्ट्रेन किया जा रहा है कि आप ऐसे काम कीजिए। तो 15, 16, 19 यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, अब हम बात कर ही रहे थे 16 के बारे में, तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो आर्टिकल 16 तो प्रोवाइड करता है फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, और ये जो रिजर्वेशन भी कराई जा सकती है पब्लिक सेक्टर के अंदर, तो प्राइवेट के लिए प्रोविजन है ही नहीं, पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। दूसरी बात यहां पे आती है कि वो भी पार्लियामेंट कर सकती है, पब्लिक सेक्टर के अंदर भी पार्लियामेंट कर सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो पार्लियामेंट कर सकती है अगर रेजिडेंस इज अ रिक्वायरमेंट, सो एनी रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंस, देन द पार्लियामेंट कैन डू इट। स्टेट लेजिस्लेचर तब कर सकता है अगर उसको लगता है कि उसके स्टेट के अंदर कोई बैकवर्ड कम्युनिटी है, ठीक है, कोई बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स है, तो उनको ऊपर करने के लिए रिजर्वेशन लाई जा सकती है। पर अगर आप सोचिए, अगर प्लेस को बोलिए कि प्लेस एक क्राइटेरिया है कि जो लोग इस प्लेस के अंदर रहते हैं, मान लो जो लोग गुड़गांव के अंदर रहते हैं वो सारे बैकवर्ड है, ऐसे तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि सारे आप प्लेस को क्राइटेरिया नहीं लगा सकते यहाँ पे। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक आ जाता है। बाकी मैंने कुछ जजमेंट्स भी रखी है, आप उनको भी पढ़ सकते हैं, आगे बताऊंगा, शेयर करूंगा, नोट्स में तो आपको मिल ही जाते हैं। अच्छा, फिर प्राइवेट सेक्टर बोलता है कि देखो, तो इस ग्राउंड्स पे उन्होंने कंप्लेन करी, ठीक है, उन्होंने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में वो गए। तो पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने कहा कि देखिए ये तो वैलिड नहीं है, ये आपने जो हरियाणा ने जो लॉ लेके आए हैं ये नहीं बोला वैलिड नहीं है, उन्होंने कहा आप अभी इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते जब तक हम इसको फाइनल नहीं कर देते, हम इस पे जजमेंट नहीं दे देते कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, आप इस पे नहीं काम कर सकते। तो एक स्टे ऑर्डर यहाँ पे लगा दिया। सो दिस वॉज अ रिट पिटिशन। आपको याद होगा कि अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो एक ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट पिटिशन कर सकते हैं, और हाई कोर्ट में और भी इश्यूज के लिए अगर अगर कोर्ट का इंटरवेंशन चाहिए तो वहां पे रिट पिटिशन लगाई जा सकती है। तो रिट पिटिशन का यहाँ पे एक रेफरेंस था, ठीक है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास गई गवर्नमेंट, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए आप ऐसे स्टे ऑर्डर लगाना ठीक नहीं है, अगर गवर्नमेंट ने लॉ लेके आया है हमको पहले लेजिस्लेचर एक लॉ लेके आया है तो हमको पहले मानना पड़ेगा कि ये ठीक ही होगा, बाद में इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। सीधा ही स्टे लगा दोगे तो आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि ये गलत ही है शुरू से। तो ये यहाँ पे इन्होंने कोर्ट ने यहाँ पे बात रखी है। तो हाई कोर्ट ने सफिशिएंट रीजन नहीं दिए कि उसको क्यों स्टॉप करना चाहिए, अगर आप कर रहे हो तो पूरा एडिक्वेट रीजनिंग दो यहाँ पे, ठीक है। तो एक चीज समझ आ गई आपको, यहाँ पे रीजन गवर्नमेंट ने क्या दिया है, प्राइवेट सेक्टर के क्या कंसर्न है विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बियॉन्ड वो कहते हैं कि यहाँ पे जो जॉब्स है, मान लो गुड़गांव में रिजर्वेशन लगा दी तो हम नोएडा में चले जाएंगे, नोएडा उत्तर प्रदेश में है जहाँ पे नहीं है। और अगर कोई आगे और इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उनकी कंपनीज में, या कोई यूएस वगैरह की कंपनी है जो इंडिया में आना चाहती है, आजकल हम कह रहे हैं ना एफडीआई लिबरलाइज करो और मेक इन इंडिया, तो बोलेंगे हम कोई और जगह में चले जाते हैं जहां पे ये इजी है, हमें मुश्किल होती है एम्प्लॉयज को हायर करने में,
हमारा इनका नॉर्मली आजकल एक प्रोसीजर चल रहा है हायर एंड फायर गिग इकॉनमी में हम है कि भाई अभी ये प्रोजेक्ट है तो अब हायर कर लेंगे, बाद में निकाल देते हैं उनको। परमानेंट एम्प्लॉयज आजकल कम ही होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सिचुएशंस है, इश्यूज है यहाँ पे विद द प्राइवेट सेक्टर। तो एक इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो जाती है यहाँ पे, और एक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात हो जाती है, ठीक है। अब इस पे आइए क्वेश्चन पे, व्हाट आर योर व्यूज ऑन द आइडिया ऑफ डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन इन प्राइवेट जॉब्स, ठीक है। अब आप इसको कर सकते हैं, आपको ये डिफाइन करना है डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन क्या होता है। आप रेफरेंस दीजिए हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट का, आप रेफरेंस दीजिए लेजिस्लेचर का, आप तेलंगाना और बाकी जगह जो स्टेट्स है वहां का रेफरेंस दीजिए, एक्सप्लेन कीजिए कैसे काम करता है, फिर कंसर्न्स बताइए, और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो आपको बताना ही बताना है। ये सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट्स है हमारे पास, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे हमारे पास जजमेंट्स है, तो आप इनको देख सकते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि प्लेस ऑफ रेजिडेंस या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे रिजर्वेशन लगाई हो और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल आधारित किया गया हो, ठीक है। तो हर जगह हम देख रहे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। तो डॉक्टर प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये इसके बारे में डिस्कस किया गया था, और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा आप करते हो कि जो व्यक्ति उस जगह से है सन्स ऑफ सॉइल, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया जाएगा। आंध्रा में करा गया था कि जो बच्चे तेलुगु में पढ़े हैं, तेलुगु मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में है, तो उनको एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाएगा इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट टीचर्स इन राजस्थान, वो कह रहे हैं अगर रूरल एरिया से है तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, तो इसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया इस प्रेफरेंस को, ठीक है। तो ये है हमारे पास यहाँ पे काफी सारे एग्जांपल्स, तो आप इनको भी कोट कर सकते हैं अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर। मुझे एक्चुअली बहुत बार ये सवाल आया है फ्रॉम स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर सीक्स टॉक्स विद ममता। हाँ जी, ये इंटरेस्टिंग है, इनकी चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड गवर्नर, इनकी नोकझोंक चलती रहती है, ट्विटर पे बहुत कुछ आता रहता है। हाँ जी, एंड यहाँ से पहले इसको देख लेते हैं एक बार, फिर एक और एक कॉन्सेप्ट पे आएंगे हम लोग, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। हाँ जी, तो बात बेसिकली ये है कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, मैं थोड़ा सा मैप बना देता हूँ। तो हमारे जो चीफ मिनिस्टर है हमारे वेस्ट बंगाल के, शी इज द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट, और उनको पावर दी गई है, शी इज रिस्पॉन्सिबल टू द इलेक्टोरेट ओवर हियर। और एक यहाँ पे गवर्नर है जो अपॉइंटी है ऑफ द सेंटर, ठीक है, तो उनको अपॉइंट किया गया है यहाँ पे। तो अभी रिसेंटली क्या हो रहा था कि गवर्नर हैज बीन क्रिटिसाइजिंग ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट। ममता बनर्जी की जो गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर, उनके बारे में क्रिटिसाइज पब्लिकली ये किया जा रहा था, ठीक है। तो ये एक है यहाँ पे। फिर गवर्नर इज रिक्वायर्ड टू सीक इंफॉर्मेशन, उनके पास एक पावर है कि गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन सीक कर सकते हैं फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो उनके पास ये सीक करने का पावर है। तो ये आर्टिकल 167 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहा है। तो यहाँ पे ये ममता बनर्जी को बाईपास करके, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आप चीफ मिनिस्टर से ही कर सकते हैं, पर उनको बाईपास करके ये उनके ऑफिशियल से डायरेक्टली मीटिंग्स कर रहे थे। So this is again an interference, we can see this as an interference by the governor in the domain of the elected representatives of the state, क्योंकि ultimately तो चीफ मिनिस्टर की पावर है, चीफ मिनिस्टर को लोगों ने वोट किया, गवर्नर को नहीं किया वहां पे, तो the elected representative is responsible to the electorate, वो जैसा करते वैसे करेंगे। और वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि the governor shall वर्क इन एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो जैसा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं, विच इज लेड बाय द चीफ मिनिस्टर, गवर्नर वैसे ही काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसकी बेसिकली बात होती है यहाँ पे। एक्चुअली इट इज आर्टिकल 163 जो कहता है कि गवर्नर शैल वर्क इन अकॉर्डेंस विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सो एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर। अच्छा, ठीक है, तो ये चीज है। अब गवर्नर के पास यहाँ पे जो बेसिक, तो ये जो इश्यूज हो रहे थे यहाँ पे, इसीलिए ममता बनर्जी ने क्या किया कि क्रिटिसाइज करते रहते हैं ट्विटर पे, तो उन्होंने उनको ब्लॉक ही कर दिया, अब बात ही नहीं कर रहे वहां पे। इसलिए मैं कह रहा था कि नोकझोंक इनकी चलती रहती है। तो अब ये बोल रहे हैं कि मेरे को बताइए, कोई प्लेटफॉर्म बताइए जिसपे हम बात कर सके। सो लैक ऑफ रिस्पॉन्स बाय द चीफ मिनिस्टर ऑन इश्यूज फ्लैग्ड एज हैज पोटेंशियल टू लीड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेलमेंट।
ठीक है, तो ये गवर्नर ने यहाँ पे बात करी है यहाँ पे कि गवर्नर तो, चीफ मिनिस्टर तो मेरी बात ही नहीं सुन रही और मेरे पास तो पावर है यहाँ पे कि मैं इंफॉर्मेशन सीख कर सकता हूँ फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो ये प्रोविजन से यहाँ पे बात हो रही है, बट ये हमारे एक तरह से प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि द इशू ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्टेट और सेंटर के बीच में राइवलरी चल रही है कि दोनों ऑपोजिशन डिफरेंट पार्टी से है, दोनों के बीच में नोकझोंक चल रही है यहाँ पे। एंड दिस गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, सेंटर इज इंक्रोचिंग इनटू दिस बाय द गवर्नर, तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। IT probe into National Stock Exchange, XMD में रिवील योगीज आइडेंटिटी। पहले मैं एक बार आपको ये बता देता हूँ कि NSE होता क्या है। चित्रा रामाकृष्णन जो इसकी CEO है, उनसे इनको क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या इशू आ रखा है। तो पहले मेरे को NSE एक बार समझाना पड़ेगा, और NSE एक्चुअली इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए भी। तो ये आपका एक टेक्स्ट है, NSE की वेबसाइट से हमने उठाया था, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो NSE ऑफर्स कैपिटल रेजिंग एबिलिटीज फॉर कॉर्पोरेशंस। तो ये जो स्टॉक मार्केट होती है, ये जो डेट होती है, जो इनको पैसा चाहिए होता है कंपनीज को काम करने के लिए, जैसे कि जोमैटो हो गया, अभी उन्होंने IPO रिलीज किया था। ठीक है, तो पैसे पब्लिक से पैसे उठाए थे उन्होंने, इसका मतलब यही होता है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो जोमैटो हो गया आपका, फिर आपका नॉर्मल कंपनीज होगी जैसे लार्सन एंड टूब्रो, SBI। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज है जिनको अपने काम करने के लिए पैसा चाहिए होता है, और डायरेक्टली वो पब्लिक से पैसे उठा सकती है। तो कैसे भी उठाए वो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पब्लिक हो गई, यहाँ पे हम पब्लिक के साथ साथ इन्वेस्टर्स हो गए, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हो गए, HNIs। ठीक है, तो ये कुछ लोग हो गए। अब इनको यहाँ पे पैसे, ये इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, उनको लगता है कि इनका स्टॉक बढ़ेगा, पैसे इनको रिटर्न मिलेगा यहाँ पे। तो ये कैसे करेंगे? तो ये करते हैं, इसको फैसिलिटेट करता है एक्सचेंज। एक मीडियम है, और क्या। तो मीडियम है जहां पे ट्रेडिंग हो सकती है, जहां पे ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म बना दिया जहां पे जो फैसिलिटेट करता है ट्रेड। ठीक है, यहां से इक्विटी खरीद सकते हैं, डेट खरीद सकते हैं, तो बेसिकली ये सब चीजें। तो यहां पे आता है हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ये काम है। तो अगर आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें ऑप्शन आता है, आप NSE के थ्रू खरीदना चाहते हैं या फिर आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू खरीदना चाहते हैं। मतलब NSE इज नॉट द ओनली एक्सचेंज, देयर इज ऑल्सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये क्लियर है आपको कॉन्सेप्ट? अगर है तो एक बार वो कमेंट में बता देना, मैं देख लूंगा उसको लाइव चैट वाले में। तो ये NSE पैसे यहां से रेज करते हैं, यहाँ पे ये फैसिलिटेट करते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स। अच्छा, अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि यहाँ पे बहुत सारा पैसा इधर से उधर हो रहा है। ठीक है, तो इनकी गवर्नेंस रेगुलेट करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारा पैसा खतरे में जा सकता है, नहीं तो अगर ये फेल हो जाए, अगर यहाँ पे गवर्नेंस इश्यूज है, तो इसको रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी इसको रेगुलेट करता है, और उसका बेसिक काम है कि भाई सब कुछ ठीक से चल रहा है, गलत चीजें ना हो, सिक्योरिटीज मार्केट ठीक ठाक से चले। तो अब उनके नोटिस में आया है कि NSE की जो CEO है वो अपॉइंटमेंट्स कर रही थी, वो इन्वेस्टमेंट्स कर रही थी NSE के बिहाफ पे, अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मिस्टीरियस पर्सन, जिनका योगी का नाम दिया गया है यहाँ पे। तो कोई स्पिरिचुअल पर्सन था जो उनको गाइडेंस दे रहा था, और उनसे वो काफी सारी चीजें बता रही थी, शेयर कर रही थी अबाउट NSE। तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग का एक केस बन जाता है यहाँ पे, एंड इट इज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कि सब सही तरीके से हो रही है, इंफॉर्मेशन डाइवर्ज नहीं करी जा रही है। तो ऐसा तो हो सकता है कि योगी कोई स्टॉक मार्केट कोई हो, वहां पे गुरु हो या कोई भी हो, एंड वो मैनिपुलेट करे मार्केट को, राइट। तो करप्ट प्रैक्टिसेस यहाँ पे हो सकती है, इसी के चलते सेबी ने यहाँ पे एक्शन लिया है। ठीक है, और वो जो योगी है वो ये भी बता रहे थे कि किसको अपॉइंट करना है और कितने पैकेज पे अपॉइंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई मिस्टर सुब्रमण्यम है, उनको चीफ स्ट्रैटेजिक एडवाइजर के उसमें रखा गया था, बहुत हाई पे टर्म्स पे। कुछ नॉर्म्स जो होते हैं अपॉइंटमेंट के वो वायलेट किए गए थे, इसीलिए सेबी के यहाँ पे नोटिस में आया। अब इनकम टैक्स की रेड चल रही है यहाँ पे, और सेबी भी इस पे इन्वेस्टिगेट कर रहा है। अब वापस थोड़ा सा और देख लेते हैं NSE के बारे में। तो आपने ये सुना होगा निफ्टी, है ना, निफ्टी सुना होगा, सेंसेक्स सुना होगा। तो निफ्टी इज बेसिकली एन इंडिकेटर, इज द बेंचमार्क इंडेक्स कि स्टॉक मार्केट कैसे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, बेस्ड ऑन NSE। ठीक है, तो NSE ने निफ्टी को रख बनाया है। वैसे ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का आ जाता है सेंसेक्स।
ठीक है। सो द एक्सचेंज ऑफर्स क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सर्विसेज थ्रू इट्स होली ओन्ड यूनिट। तो यहां से जो खरीदा जा रहा है, जो बेचा जा रहा है, सारी क्लियर सेटलमेंट्स वगैरह यहां पे हो जाती है। ठीक है। अब यहां पे आप देखिए मैंने हाईलाइट कर रखा है इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। तो इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट बेसिकली एक मैकेनिज्म है जहां पे फॉरेन एंटिटीज, इंडिया में तो आप ट्रेड कर रहे हो, जो फॉरेन एंटिटीज है वो अपने डिपॉजिटरीज यहाँ पे स्टोर कर सकती है और हम उस मैकेनिज्म से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, नहीं तो बहुत खिंच जाता है। बेसिकली आप इतना याद रख लीजिए कि इंडियन डिपॉजिटरी सिस्टम रिसिप्ट्स इज अ मैकेनिज्म फॉर foreign countries to raise capital from Indian investors, and this is rupee denominated। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट है, छोटी सी न्यूज़ थी पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल टीम जो है, राजस्थान में ड्रॉट हुआ था जून जुलाई के पीरियड में, तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ, सेंट्रल टीम कह लो, गवर्नमेंट नहीं, तो वो लोग राजस्थान में इसको देखने आए थे। ठीक है, तो इट इंस्पेक्ट्स डैमेज टू खरीफ क्रॉप्स इन राजस्थान। तो कौन कौन लोग आए थे? तो एक 10 मेंबर टीम है जो सेंट्रल वाटर कमीशन को के साथ है, और एक नीति आयोग के असिस्टेंट डायरेक्टर यहाँ पे आए थे। वो राजस्थान में जो ड्रॉट हुआ था उसको असेस करने के लिए यहाँ पे आए थे। और उन्होंने बोला कि ड्रॉट आप समझते हैं ना, राइट? ड्रॉट क्या होता है? ड्रॉट एक कंडीशन होती है कि सूखा हो गया, तो बारिश नहीं हो रही। एक तो बारिश होगी तो फिर ऑब्वियसली फसल अच्छी होगी आपकी। दूसरा रीजन ड्रॉट का हो सकता है कि ट्यूबवेल से भी तो इरिगेशन करते हैं, हर जगह थोड़ी बारिश होती है, तो इरिगेशन करते हो तो वहां से भी पानी आपको मिल जाता है। जब पानी है ही नहीं, आ ही नहीं रहा कहीं से भी, दैट इज द सिचुएशन ऑफ ड्रॉट। ठीक है, तो इसको असेस करने के लिए फार्मर से बात करी जा रही थी। अब यहां पे बेसिक चीज जो आती है, अगर आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, एक बार क्वेश्चन भी आया था कि डिस्कस इंडियाज वल्नरेबिलिटीज टू डिजास्टर्स एंड एग्रीकल्चर इंश्योरेंस क्यों होना चाहिए, फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में पूछा था। यहां पे कैसा भी आ सकता है कि डिस्कस और आइडेंटिफाई, असेस इंडियाज वल्नरेबिलिटी टू ड्रॉट रिलेटेड डिजास्टर्स, व्हाट मिटिगेशन मेजर्स वुड यू सजेस्ट। ठीक है, तो इन लाइंस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे इन्हीं लोगों ने बोला है, सेंट्रल वाटर कमीशन, नीति आयोग का, कि देखिए जब ड्रॉट होता है तो पानी नहीं है, ठीक है, तो फार्म अफेक्ट होगा। फार्म के अंदर एनिमल्स होते हैं तो एनिमल्स अफेक्ट होते हैं, तो एनिमल्स फॉडर खाते हैं। ठीक है, तो सब प्रायोरिटी जो होगी वो फॉडर से निकल जाती है, जान पशु जो होते हैं वहां पे उनसे प्रायोरिटी निकल जाती है। तो उनके लिए हमें फॉडर बैंक बनाने की जरूरत है। यहाँ पे फॉडर डिपोज की बात करी है। तो जहां पे जैसे ड्रॉट हुआ, हमें असेस करने की जरूरत है और वहां पे हम फार्मर्स को रिलीफ दे। जो उनके जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स बहुत वैल्यूएबल होते हैं, इकोनॉमी, मतलब उनकी जो इकोनॉमिक वैल्यू भी बहुत हाई होती है, तो उनको फॉडर प्रोवाइड करने के प्रोविजंस होनी चाहिए। दे शुड बी फॉडर बैंक फॉर दिस। फिर पीने के लिए पानी होना चाहिए। ठीक है, पीने के लिए पानी की प्रबंधन होने चाहिए यहाँ पे। और दूसरी बात जो यहाँ पे, अगर मैं और थोड़ा सा इसको इलैबोरेट करता हूँ, दूसरी चीजें जो होनी चाहिए, हमें तरीके ढूंढने चाहिए कि भाई ये ऐसी सिचुएशन आ ही ना। ठीक है, हमें पता है ऐसा नहीं है कि ड्रॉट आज ही हो रहा है, हर बार होता है ड्रॉट, तो हमें ऑल्टरनेटिव मीन्स ऑफ इरिगेशन सोचने चाहिए। ठीक है, तो हमें वाटर शेड डेवलपमेंट के बारे में काम करना चाहिए। वाटर शेड डेवलपमेंट कुछ नहीं है, तालाब बना दो, जमीन खोदो, तालाब बना दो, जब बारिश हो रहा है, पानी आ रहा है, तो पानी को स्टोर कर लो, जैसा चाहिए वहां से कनाल बना के फील्ड्स में भेज दो पानी को। तो वाटर शेड पे, इंटीग्रेटेड वाटर शेड डेवलपमेंट पे हमें फोकस करना चाहिए। तो ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर एक सब स्कीम है। ठीक है, एफिशिएंट एंड मोर एफिशिएंट मीन्स ऑफ इरिगेशन को अडॉप्ट करना चाहिए। मोर क्रॉप पर ड्रॉप जिसे बोलते हैं हम लोग। फिर नरेगा, अगर फार्म से इनकम नहीं आ रहा है तो डेट होगा, है ना, उनके पास पैसे नहीं होंगे वहां पे, तो गरीबी होगी, हाउस होल्ड पे इफेक्ट होगा। तो ऑल्टरनेटिव मीन्स ऑफ इनकम होने चाहिए। तो इस टाइम पे जो नरेगा में जो आउटगो है, जो नरेगा, जो अनस्किल्ड लेबर फोर्स, जो फार्म में पैसे नहीं आ रहे तो वो काम करेंगे, मजदूरी करेंगे, तो वहां से उनको पैसे की रिलीफ, राहत दे देनी चाहिए। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, एड ऑन स्टेप्स, जो कंसिडर करने की जरूरत है। ठीक है, बाकी अगर हम देखें यहाँ पे, इंडिया इज अ वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री एंड 600 मिलियन ऑफ अ पॉपुलेशन इज वाटर स्ट्रेस्ड,
एंड इसके चलते एक सेंट्रल वाटर कमीशन को रिफॉर्म करने की भी बात करी गई थी, एंड दिस इज नोन एज द मिहिर शाह कमिटी रिपोर्ट। ठीक है, तो CWC रिफॉर्म्स। वाइजैग विशाखापट्टनम टू कम अंडर सिक्योरिटी ब्लैंकेट फॉर फ्लीट रिव्यू। तो इसमें मेरे को ज़्यादा नहीं मिला आज, तो मैंने थोड़ा सा एडिशनल किया है यहाँ पे, तो पुरानी न्यूज़ है। तो बेसिकली दो चीज़ें हो रही है। ठीक है, एक तो नेवी का ही मीटिंग हो रही है, तो नेवी की मीटिंग हो रही है, तो उसमें एक होगा प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू। तो प्रेसिडेंट आएंगे, वो हमेशा ये पोर्ट ब्लेयर में होता है अंडमान में, पर इस बार ये विशाखापट्टनम में किया जा रहा है। तो प्रेसिडेंट आएंगे, वो देखेंगे हाँ हमारे नेवी के ये एसेट्स है, ये हमारी फोर्सेस है, उनसे मिलेंगे, जैसे हमारी रिपब्लिक डे परेड होती है वैसे ही कुछ यहाँ पे होगा। इनफैक्ट दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट इवेंट आफ्टर रिपब्लिक डे, ये सेकेंड लार्जेस्ट इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और नेवी का ये। दूसरी चीज यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे एक मिलान मीट हो रही है, सॉरी मिलान नहीं, मिलन मीट हो रही है। मिलान तो उसका कैपिटल हो गया है ना, स्पेन में आता है, तो मिलन मीट हो रही है, मिलन मीटिंग। तो जो नेवीज है ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, स्पेशल डिफरेंट भी क्या बोलो, जो लिटोरल कंट्रीज है, मतलब इंडियन ओशन के जो साथ की जो कंट्रीज है, वो लोग, उनकी नेवीज हमारे विशाखापट्टनम में आएंगी। तो नॉर्मली ये पोर्ट ब्लेयर में होता है, 1995 से चलता आ रहा है, और एवरी 2 years ये होता है। तो इट इज हेल्ड बायनियरली। ठीक है, तो एवरी 2 years ये होता है। तो अब पोर्ट ब्लेयर की जगह ये विशाखापट्टनम में हो रहा है। अब आपका प्रीलिम्स आ रहा है, तो आप प्लीज इसको देखिए। एक ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि 10 डिग्री चैनल कहाँ से जाता है, 8 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है, मैप पे देखिए आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, डंकन पैसेज क्या है, तो ये सब चीजें इनको ढूंढिए आप एटलस के अंदर, इंडिया के मैप को देख के आप ढूंढिए इसको। ठीक है, तो इन लाइंस पे क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, लिटोरल कंट्री, सिर्फ लिटोरल कंट्रीज नहीं होंगी इस बार क्वाड के मेंबर्स भी होंगे, तो US, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ठीक है, ये कंट्रीज भी हमारे इस मीट में आएंगी। और कुछ, हाँ, मिलन वाले जो मीटिंग हो रही है, इसमें जो नेवी है अपना एक डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल, जो सबमरीन होती है तो पानी के नीचे होती है, तो कभी कोई एक्सीडेंट हो गया तो आप कितनी बार देखेंगे कि मुश्किल होता है सरवाइव करना, पानी के एकदम नीचे आप हो। ठीक है, तो उनको रेस्क्यू करने के लिए नेवी इज इंट्रोड्यूसिंग इट्स न्यू सिस्टम नोन एज डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल। तो इसको ये शोकेस करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है जो सबमरीन को रेस्क्यू करने में हेल्पफुल रहेगी। सबमरीन भी नहीं, एक्चुअली जो लोग उसमें अफेक्ट हो जाते हैं उनको रेस्क्यू करेंगे। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, ही इज लीविंग फॉर जर्मनी के बाद वो फ्रांस में जाएंगे। जर्मनी में वो बात करेंगे अबाउट इंडो पैसिफिक एट द मुनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, और फ्रांस में वो बात करेंगे अबाउट EU मिनिस्टेरियल फोरम फॉर कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक। तो इंडो पैसिफिक के बारे में वो बात करने जा रहे हैं। अच्छा, तो ये जा रहे हैं यहाँ पे, पर कंटेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है इस न्यूज का। अच्छा, आपको तो अब एग्जाम आ रहा है, आपको ज्योग्राफी वगैरह देख लेना चाहिए। एटलस में आप देखिए इसके इंपॉर्टेंट रीजन्स, अभी नॉर्थ स्ट्रीम 2 न्यूज के अंदर है, तो इसको प्लीज इन सबको देख लीजिए। नॉर्मंडी फॉर्मेट हो रहा है, ठीक है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, तो बेसिक चीज है, अब आजकल ये हमारी प्रॉब्लम चल रही है, यूक्रेन वाला क्राइसिस चल रहा है, और इंडिया के रिलेशंस रशिया के साथ अच्छे हैं। अभी कुछ टाइम पहले जो हमारी एक मीटिंग हुई थी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, तो मेलबोर्न में क्वाड का समिट हुआ था, वेयर इंडिया हैड एक्चुअली डिसएग्रीड विद द वेस्ट, ठीक है, स्पेशली US के साथ, कि ये एक रियलिस्टिक आपका वो नहीं है असेसमेंट ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस कि भाई रशिया इन्वेड कर देगा यूक्रेन को। तो इंडिया ने एक थोड़ा सा न्यूट्रल सा स्टांस यहाँ पे लिया था। तो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है, स्पेशली ये फ्रांस, जर्मनी, ठीक है, ये प्रेशर डालना चाहते हैं इंडिया के ऊपर कि वो और टफ लाइन ले, कि मॉस्को के ऊपर थोड़ा प्रेशर डाले उनके ऊपर कि आप ऐसे इन्वेशन टाइप का सिचुएशन मत कीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे बता रखा है कि इन मेलबोर्न लास्ट वीक इंडिया वाज सीन टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम क्वाड पार्टनर्स। सो एंटनी ब्लिंकन ऑन द इशू ऑफ रशियन अग्रेशन ऑन द यूक्रेन एंड असेसमेंट इंडिया हैज नॉट शेयर्ड। तो ये बात है। अच्छा, दूसरी इससे पैरेलल एक चीज चल रही है, दैट इज द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, बेसिकली इट्स लाइक एन एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, और
पता ही आपको इसके मेंबर्स होते हैं, इसके 15 मेंबर्स होते हैं, 10 टेम्पररी और 5 परमानेंट। एंड इंडिया एट द प्रेजेंट मोमेंट इज प्रिसाइडिंग ओवर, इंडिया हैज द प्रेसिडेंसी ओवर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। मतलब वो एजेंडा वगैरह वो डिसाइड करते हैं। इलेक्शन हुआ था, जीते थे, और 1 साल का उनका टेन्योर है। अब ये हैंडिंग टेकिंग ओवर होगी और ये रशिया के पास जाएगी प्रेसिडेंसी। अच्छा, अब यूएनएससी में मीट हो रही है बेसिकली सिक्योरिटी काउंसिल में, तो वर्ल्ड की सारी इंपॉर्टेंट कंट्रीज वहां पे बैठी हुई है यहाँ पे। तो इंडिया कहती है कि भाई ये जो आपका यूक्रेन रशिया ये सारा जो प्रॉब्लम है इसको वॉर से मत करिए, आप डिप्लोमेसी यूज करिए। तो डिप्लोमेसी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इंडिया इज ट्राइंग टू बैलेंस इट्स इंटरेस्ट गिवन इट्स स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद बोथ द यूएस एंड रशिया। आप समझिए ना, अगर यूक्रेन, रशिया और यूक्रेन के बीच में तनाव और बढ़ता है, इन्वेशन होती है, तो बहुत मुश्किल होता है इंडिया के लिए, बिकॉज इंडिया के रिलेशंस यूएस के साथ भी अच्छे और रखने भी है, बिकॉज इंडो पैसिफिक में वो फोकस कर रहे हैं। इंडो पैसिफिक में चाइना आ जाता है आपका, ठीक है। और दूसरी बात है, हमारे इंडिया रशिया के रिलेशंस भी अच्छे हैं, तो ये इससे प्रॉब्लम आ जाती है, बिकॉज यूएस इज अगेंस्ट रशिया और हमें दोनों के साथ बैलेंस करना है। दूसरी चीज है, अगर ये नहीं भी होता इन्वेशन टाइप का, और अगर ये टेंशन और चलती रहती है, यूएस में इन्वोक अ मोर स्ट्रिंजेंट और तगड़े सैंक्शन लगा सकता है रशिया के ऊपर। और इससे क्या होगा कि इंडिया की जो फ्लेक्सिबिलिटी है ऑन ट्रेड विद रशिया, स्पेशली डिफेंस ट्रेड, वो और कॉम्प्लिकेट हो जाती है। अभी जैसे S-400 मिसाइल के पीछे बहुत टेंशन थी, वैसे ही अगर आप याद करें, इंडिया को बोल दिया था, ईरान पे सैंक्शन लगाया था यूएस ने इससे पहले, तो बोला कि आप ऑयल ट्रेड नहीं कर सकते और हमारे क्रूड की वैल्यू बढ़ी जा रही है पेट्रोल की, अगर हम ईरान से तेल ले लेते तो थोड़ी प्राइस कम हो जाती, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, ऐसे सोचने की जरूरत है। अच्छा, अब यहाँ पे रशिया हैज कॉल्ड अपॉन, रशिया परमानेंट मेंबर है, और उन्होंने मिन्स्क 2 अग्रीमेंट जो हुई थी बिटवीन दीज कंट्रीज, रशिया, यूक्रेन, सेपरेटिस्ट लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, ठीक है। मैंने आपसे बताया हुआ है, जब ये यूक्रेन रशिया का जो क्राइसिस हुआ था 2014 के अंदर, तो मिन्स्क अग्रीमेंट हुई थी, तो ये 2014 में था। उसके बाद दोबारा हुआ था मिन्स्क अग्रीमेंट इन 2015, जिसने एक वॉर रशिया और यूक्रेन के बीच में ऑलमोस्ट वॉर होने वाला था उसको रोक दिया था। तो ये जो मिन्स्क है ये बार बार न्यूज में आ रहा है और ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इनमें से कौन सी कंट्रीज है, तो रशिया, यूक्रेन, ठीक है, तो ये वाली कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेंट है। बाकी आपकी फ्रांस और जर्मनी भी है यहाँ पे। अच्छा, अब इसको देख लेते हैं। पहली बार, एटलीस्ट मैं जब करा रहा हूं तो पहली बार आ रहा है ये, तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। तो ये क्या काम करती है और इसके मेंबर्स कहां पे है एंड वेयर इज इट हेडक्वार्टर्ड। ये फाउंडेड बताया है, हेडक्वार्टर्ड इज इन वियना, ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसका काम क्या है कि सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट्स को ये देखते हैं, आर्म्स कंट्रोल, प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फेयर इलेक्शंस। तो ये सारे डोमेन्स पे ये काम करते हैं और ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विद ऑब्जर्वर स्टेटस इन दी यूनाइटेड नेशंस। अच्छा, इसके मेंबर्स आर नॉट लिमिटेड टू यूरोप, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 57 कंट्रीज है, यूरोप में इतनी कंट्रीज में नहीं है। तो नॉर्थ अमेरिका है इसके अंदर, एशिया है इसके अंदर, तो ये सारी कंट्रीज इसके मेंबर्स है। तो इंडिया नहीं है, यहाँ पे देख लीजिए, इंडिया इज नॉट अ मेंबर, ठीक है। आइसलैंड है, आयरलैंड, ये तो सारी यूरोपियन हो गई यहाँ पे। सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी है आपकी इसके अंदर, जैसे उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान भी यहाँ पे लिखा हुआ था। हाँ जी। अच्छा, अभी इंडिया और यूएई के बीच में एक वर्चुअल समिट हो रहा है, आजकल सब वर्चुअली होता है। तो वर्चुअल समिट हो रहा है एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट देयर शैल बी अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें समझने की जरूरत है इंडिया यूएई के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंडिया यूएई की अगर हम बात करें तो यूएई ही अरब के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो हम लोग तो सोचते हैं कि यूएई एक लिबरल फ्रंट है ऑफ द अरब, और अगर हम इंडिया और यूएई के रिलेशंस अच्छे होते हैं तो एक तरह से हमारे लिए ये गेटवे बन जाता है टू द मिडिल ईस्ट रीजन। यहाँ पे ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रखी है, ठीक है। तो एक गेटवे बन जाता है हमारी टाइज इंप्रूव करने के लिए, इंटेंसिफाई करने के लिए। और आप सबको पता है यूएई के पास बहुत सारा पैसा है, पैसा ही पैसा, ठीक है। और वो पैसे से क्या किया जा सकता है, ये ट्रेड तो हो गया, यहाँ पे हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है
ये जो इन्होंने तेल से पैसा कमाया है वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जा सकता है, उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा। इनफैक्ट हमारे कितने सारे हाईवेज है जो टोल ऑपरेट ट्रांसफर के थ्रू यूएई बेस्ड कंपनीज ने खरीद लिए है, ठीक है। तो ये ऐसा कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें बहुत सारा कैपिटल आएगा, कैपिटल फॉर्मेशन हो सकती है हमारे। फिर उन्होंने एक कमिटमेंट भी करी है, एक इंटरेस्ट दिखाया है, कमिटमेंट नहीं, कि जम्मू एंड कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरी है वहां पे वो इन्वेस्ट करेंगे फॉर बेटर इंफ्रा। बाकी जो ये आपकी जो ज्वेलरी वाली जो लॉबी है वो उन्होंने बहुत खुशी जताई है, बिकॉज कितनी बार ऐसा होता है कि लोग दुबई जाते हैं, वहां से ये आपका ज्वेलरी वगैरह लेके आते हैं, गोल्ड लेके आते हैं वहां से, ठीक है। आज ओपिनियन में भी था, पर क्योंकि आज टाइम नहीं हो पाया एक्चुअली, तो उसकी वजह से आई कुड नॉट कवर इट, बट ओवरऑल एक कंटेक्स्ट आपको शायद बता ही दिया यहाँ पे। बाकी अगर आप यूएई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए और अरब ब्लॉक के, तो हमारा डायस्पोरा है, काफ़ी सारे लोग हमारे वहाँ पे सेटल्ड है, उनके वेलफेयर भी हम लोग उनसे कंसर्न रहते हैं कि वहाँ पे स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी रहे। तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मनी मैटर्स एंड नॉट जस्ट अबाउट ऑयल, बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, अबाउट अ वेलफेयर, और एक ऐड करूँगा कनेक्टिविटी, और उसमें यही चीज़ें होती है एक्चुअली। तो हमें और ट्रेड के प्रिज्म से ऊपर और देखना चाहिए, उसकी हेडिंग में लिखा हुआ था फाइनेंस मिनिस्टर बैट्स फॉर मोर सपोर्ट टू लो एंड मिडिल इनकम नेशंस। कहाँ पे बोला है उन्होंने, ये इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने G20 के रेफरेंस में उन्होंने बात करी, अगेन वर्चुअल समिट। तो G20 में एक तो आपके हेड ऑफ स्टेट्स होते हैं और एक होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर्स की मीट। तो वो लोग बात करते हैं कि भाई इकॉनमी, वर्ल्ड इकॉनमी में स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी कैसे बनाए रखे, ठीक है। तो ये बेसिक उनका काम है। तो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि देखो हमें एक सिंपैथेटिक आई से देखना चाहिए कंसर्न्स अबाउट लो एंड मिडिल इनकम नेशंस, और क्योंकि ये कोविड हुआ है, हेल्थ केयर पे बहुत बर्डन हुआ है, तो उन जो लो एंड मिडिल इनकम नेशंस हैं उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो उनको जो पीपीई किट्स चाहिए, वैक्सीन चाहिए, हेल्थ केयर के लिए पैसा चाहिए, हमें एक सिंपैथेटिक अप्रोच से उनको और पैसा देना चाहिए। वो खुद इंडिया की बात कर रही थी कि उन्होंने बजट के अंदर $29 बिलियन सिर्फ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलॉट किया है, और आप इसको प्लीज नोट कर लीजिए, क्योंकि हेल्थ सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, क्या करना चाहिए, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, G20 का छोटा सा बता देता हूं। तो पहले आपका G7 होता था, यहां पे देखिए फाउंडर भी लिखा है, फाउंडर ग्रुप ऑफ 7। तो G7 होता था, ठीक है। तो G7 ये जो डेवलप्ड नेशन है उनका एक सेटिंग थी यहाँ पे, पर फिर रियलाइज हुआ कि अगर हमें वर्ल्ड में स्टेबिलिटी चाहिए, स्पेशली इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे, हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, हमें क्लाइमेट चेंज के रेफरेंस में बात करनी है या कोई भी और इशू के लिए, तो हमें और इंक्लूसिव होना पड़ेगा। तो G20 और थोड़ी पावरफुल कंट्रीज है जैसे कि इंडिया वगैरह, इसमें इसके मेंबर्स यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ इतना ध्यान रख लीजिए, इंडिया और चाइना इसके मेंबर है, पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। तो इसी लाइंस में ऑड वन आउट के बेसिस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं। बाकी आप प्लीज इस पे देख लीजिए इसके मेंबर्स कौन कौन है यहाँ पे। राइट देन, सो दिस इज ऑल आज के डेली न्यूज एनालिसिस में। बाकी ये हमारा कोर्स का अनाउंसमेंट था। सो द डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और क्वेरी फॉर्म है, आप उसमें डाल दीजिए अगर आपकी डिटेल्स है, यू आर इंटरेस्टेड इन इट। बाकी आई वुड रियली से अगर हमको ऐसा सपोर्ट मिल जाता तो वी वुड हैव बीन एट अ डिफरेंट प्लेस। हम सब रगड़ रगड़ के आए हैं और बहुत डिफिकल्टीज होती थी इन समझने में कॉन्सेप्ट्स को, और फिर उसके बाद टेस्ट अलग है, वो अलग है, यहाँ पे सब आपको इंटीग्रेटेड तरीके से मिल रहा है। सो आई रियली से दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। राइट देन, सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।